नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। न्यूज शॉट में आज जो सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है दिल्ली का पारा इतना चढ़ा हुआ है कि नीति आयोग की आज 9वीं बैठक थी। और उस बैठक में भाग लेने को लेकर के कई दिनों से वैसे तो बड़ा सियासी सरगर्मी चल रही थी। तमाम इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं ने कहा था कि बायकॉट किया जाएगा, और इस बायकॉट का तमाम लोगों ने तो बात मान ली। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं गए इस नीति आयोग की बैठक में, लेकिन ममता बनर्जी, जो कि एक अलग राह ही चलती हैं, इलेक्शन के दौरान भी ये देखने को मिला इंडिया ब्लॉक के साथ। वो हैं तो जरूर, लेकिन वो अलाइन नहीं है इंडिया ब्लॉक के साथ। उनका अलग ही नजरिया रहता है, वो अलग ही चाल चलती हैं। इसके कुछ अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इंडिया ब्लॉक में होने के बावजूद इंडिया ब्लॉक ने कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, उनका कोई भी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा, शिरकत नहीं करेगा। बावजूद इसके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार नेता हैं, गई नीति आयोग की बैठक में और वहां हो गया बवाल। नीति आयोग की बैठक में उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इस पर मैं बात करूंगा, इस पर चर्चा करूंगा कि क्या वाकई उन्हें बोलने दिया गया या नहीं दिया गया, और बोलने नहीं दिया गया तो क्यों बोलने नहीं दिया गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप एक मिनट में ये समझ लीजिए कि नीति आयोग में आखिर आज बैठक किस लिए थी। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बैठक नीति आयोग में नॉर्मली साल में एक आध बार हो पाती है, क्योंकि 2015 में ये बना था और ये 9वीं बैठक थी। जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया था। हालांकि नीति आयोग की बड़ी आलोचना भी होती है, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता इसको खत्म करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं योजना आयोग ही लाइए। उसकी वजह यह है कि नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। योजना आयोग के पास वो फाइनेंशियल पावर्स थी और वो राज्यों को धन का आवंटन करता था। बड़ी जो बात है कि नीति आयोग के पास पावर्स नहीं है। वो है तो बॉडी, सब कुछ, लेकिन फाइनेंशियल पावर्स नहीं। और आप समझ लीजिए, जिसके पास धन की ताकत ना हो, आर्थिक ताकत ना हो, वो किसी काम का होता नहीं है। वो चाहे घर परिवार में कोई सदस्य हो, चाहे सरकार में हो, कहीं भी हो, अगर आर्थिक ताकत नहीं है, आर्थिक सत्ता नहीं है किसी भी बॉडी के पास, तो वो किसी काम का नहीं होता है। वो बिल्कुल बस सलाहकार के तौर पर रह जाता है, इसके अलावा उसके पास कोई पावर होती नहीं है, कोई भूमिका नहीं होती है। तो नीति आयोग और योजना आयोग में ये अंतर है। तो आज नीति आयोग में मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी मुद्दा था। नीति आयोग जो आज मीटिंग कर रहा था, उसका एजेंडा विकसित भारत था, कि भारत को जो 2047 में, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम 2047 में विकसित भारत बन जाएंगे, और कैसे बनेंगे उसी के लिए ये बैठक थी कि क्या कुछ करना चाहिए, स्टेट्स को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है। तो जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो वहाँ सीईओ ने बताया नीति आयोग के, कि पहले तो जीवन को आसान बनाना है, और पेयजल, स्वच्छता, पानी स्वच्छ मिले, खाना स्वच्छ मिले, जीवन आसान बने, भूमि को लेकर नीति बनानी है, विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है। और इसके अलावा कई राज्यों ने कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों को अभी करना बाकी है। तो ये था कि 2047 में हमारा देश कैसे विकसित होगा, उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी होगी। और इसके अलावा आबादी जो हमारी अभी बढ़ती जा रही है, लेकिन बूढ़ी आबादी, बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है, और 2047 में वो भी एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि 2047 तक धीरे धीरे पॉपुलेशन डाउन होगी, और 2062 में तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी। तो हमारे पास
जो बुजुर्ग पॉपुलेशन होगी, जो बुजुर्ग जनसंख्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। अभी जो युवा जनसंख्या है वो ज्यादा है, और हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के पास युवा पॉपुलेशन है, और ये दुनिया भर में बिल्कुल विश्व गुरु बनाने के लिए पर्याप्त है। और इसको हमें डिविडेंड के तौर पे और तमाम चीजें, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। हालांकि सच्चाई ये है कि लेबर के अलावा कुछ नहीं है, स्किल्ड लेबर भी नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है पॉपुलेशन हमारे यहाँ जो ज्यादा है। और लेबर से आप क्या कर सकते हो, कितना डेवलपमेंट करोगे। तो बहरहाल ये एक मकसद है कि जो बुजुर्ग आबादी है जो उस वक्त हो जाएगी बहुत बड़ी तादाद, तो उसको कैसे पाला पोसा जाएगा, उसकी फैसिलिटीज का कैसे ख्याल रखा जाएगा, उनके इलाज का, उनके रहने का, खाने का। क्योंकि ये पॉपुलेशन को पालना भी बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे हालात में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए राज्यों को, केंद्र को, सबको मिलके, तो ये मुद्दा था। तो इन मुद्दों पर डिस्कशन होना था। जिनके स्टेट्स में विजन डॉक्यूमेंट नहीं बना, उनके विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहना था, तमाम रणनीति बनानी थी। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तमाम बड़े नेता बैठे, और बहुत थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, तो क्या बात करेंगे, कितनी बात करेंगे, इन सब चीजों के लिए पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट में इस तरीके की बात हो जिसमें कि अच्छा समय दिया जाए, जो लोग बोलना चाहें पहले से डिसाइडेड हो कि ये लोग इन मुद्दों पे बात करेंगे, और वो पूरा रिसर्च बातचीत हो, तमाम चीजें हो, तो आए। अब नीति आयोग की बैठक में खैर बहरहाल बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों को छोड़ के बाकी सारे मुख्यमंत्री आए। जहाँ पर बीजेपी या उनके एलाइज की सरकारें हैं, वो सब मुख्यमंत्री आए और उन्होंने भाग लिया, बाकायदे अपनी अपनी बातें रखी। और जो बातें रखी, उसी बातचीत में ही, बातें रखने में जो प्रायोरिटीज मिली या जो समय मिला, सवाल उसी को लेकर के है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपने, उनका आरोप है कि नीति आयोग की बैठक में मेरा अपमान किया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। उन्होंने नाम लेके कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने को मिला, और मुझे 5 मिनट। मुझे मेरे बोलने में बार बार वो मुझे बताया गया कि वो जो बेल होती है, बेल बजाना होता है ना, जैसे किसी को रोकना होता है कि भाई अब आपका समय पूरा हो रहा है, आपको जो अलॉट किया गया समय, तो बीच बीच में जिसके हाथ में वो बेल होती है वो बजाता रहता है कि रुक जाइए बाप। तो उनको, उनका कहना है ममता बनर्जी को कि मुझे बेल बजा बजा के भी रोका गया, मुझे इंटरप्ट किया गया, मुझे 5 मिनट मौका मिला बोलने के लिए, और इसलिए मैंने उसका बायकॉट किया। क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल नहीं सकती, बंगाल की बात नहीं कर सकती अपनी, तो फिर मुझे नीति आयोग की बैठक में क्या काम है। और वो वहां से बाहर निकल आई। उन्होंने कहा कि तमाम मुख्यमंत्रियों को, आसाम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, गोवा, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री भी आए, उन्हें भी 15-20 मिनट का तक अपनी बात रखी। वो खुद कह रही है, बाकायदे मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा, और मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया। लोगों ने घंटी बजा बजा कर मुझे रोकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा जब बंगाल की बात ही नहीं सुनना चाहते, तो फिर मैंने बैठक का बहिष्कार कर दिया और चली गई। अब आप ये देखिए कि ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए। एक तो उन्होंने कहा कि माइक बंद कर दिया गया, उन्होंने कहा बीच में टोका गया घंटी बजा करके, फिर उन्होंने कहा कि मुझे समय भी कम मिला। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो सब चाह रहे थे कि ममता बनर्जी नाराज हों, और नाराज होकर के वो कुछ बात कहें या बाइकआउट करें, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब एक पक्ष तो ये हो गया ममता बनर्जी का कि उन्होंने कहा कि बोलने नहीं दिया गया, समय कम दिया गया। ममता बनर्जी के बयानों का, आरोपों का खंडन आया है, जवाब आया है, सफाई आई है नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग के सीईओ उन्होंने सफाई दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदे, और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में मौजूद थी। उन्होंने एक अनुरोध किया था कि लंच से पहले उन्हें बोलने दिया जाए। हालांकि उनका लंच से बाद बोलने का
टर्म था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, वापस जाना है, जरूरी काम है, और अनुरोध उनका मान लिया गया और उन्हें लंच से पहले बोलने का मौका दिया गया। और 7 मिनट का समय, नीति आयोग के सीईओ कह रहे हैं कि सभी को 7 मिनट का समय दिया गया था, और हमने सम्मान पूर्वक ममता बनर्जी को सुना और उनकी बातें भी नोट की। अब आप ये सोचिए कि जो सीईओ साहब हैं नीति आयोग के, वीवीआर वीवीआर सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने बाकायदे सफाई दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने सब ब्यौरा भी दिया कि नीति आयोग में क्या कुछ हुआ, कितने अनुपस्थित रहे। उनका कहना है कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे, और इसका मतलब है इंडिया ब्लॉक के पास 10 राज्य तो हैं, बड़ा गुट है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में है, अरविंद केजरीवाल, वो कैसे शामिल हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम लिए कि ये लोग शामिल नहीं हुए हैं। अब बात यह है कि माइक बंद करने का जो आरोप है, वो सीतारमन जी ने भी खारिज किया है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। आ, सवाल ये उठता है कि एक तो 7 मिनट का समय अगर सबके लिए अलॉट था, तो फिर 20 मिनट चंद्रबाबू नायडू कैसे बोले, 10 से 15 मिनट बाकी मुख्यमंत्री कैसे बोले, और ममता बनर्जी को 5 मिनट में ही टोका टाकी कैसे शुरू हो गई। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, और अगर ये भी देखा जाए कि बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री है तो बड़ी जिम्मेदारी भी है, ज्यादा पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है। समय उनके उसी हिसाब से, जिस जिस प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, मेरे हिसाब से समय उसके हिसाब से ज्यादा मिलना चाहिए था। बल्कि इसमें एक और क्राइटेरिया होना चाहिए था कि जो ज्यादा पिछड़ा राज्य है, ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी जिम्मेदारी उस पॉपुलेशन को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, और उनके लिए केयर और तमाम चीजें हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है। छोटे राज्य और विकसित राज्यों के मुकाबले इन राज्यों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, इन राज्यों को ज्यादा समय भी देना चाहिए था। तो इक्वली 7 मिनट का पुडुचेरी का मुख्यमंत्री भी 7 मिनट बोलेगा, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी 7 मिनट बोलेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसमें 20% पॉपुलेशन है पूरे देश की, वो 7मिनट में वो भी बोलेगा, पुडुचेरी का मुख्यमंत्री भी बोलेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बोलेगा, जहाँ 3 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हर एक जगह के हिसाब से तय करना चाहिए था। और फिर अगर आप इतनी बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए कि एक अच्छा समय देना चाहिए, और जितना कोई बोलना चाहे उतना बोलने का मौका देना चाहिए, जिससे कि अपनी बात को पूरी तरीके से रख सके। अब ये तो है कि किस तरीके से वो मीटिंग के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, तय किया गया, 7 मिनट कैसे दिया गया, वो तमाम चीजें अपनी जगह है। आरोप लेकिन जो लगाया ममता बनर्जी ने, वो आरोप भी थोड़ा सा रिलायबल नहीं लगता। एक मुख्यमंत्री का माइक क्यों कोई बंद करेगा, सवाल है, सोचने वाली बात है। बात ये भी हो सकती है कि वो जो बात कह रही हो वो उस एजेंडे के अनुरूप ना रही हो, तो शायद कुछ आपस में बात हुई हो अंदर, किसी ने टोका हो कि जिस मुद्दे पर आपको बात रखनी है, जो आज का एजेंडा है, उस पर बात रखिए आप। अब अंदर की बात जो है वो अंदर के लोग बता सकते हैं, क्योंकि अगर उनका माइक बंद किया जा रहा है तो उनको वहीं पर अपनी बात को वहीं डट के रुकना चाहिए था, पूरी मीटिंग में रुकना चाहिए था, और उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी कि जो मैं कहने आई हूँ, मैं स्टेट में बंगाल का रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, वहां से मैं चल के आई हूँ, मेरे ऊपर पैसा खर्च हुआ है आने जाने में, हर एक पल, हर एक मिनट कीमती है, और मैं अपनी बात कहे बिना नहीं जाऊंगी। मैं जो बात कहने आई हूं मैं कहूंगी, और उसके बाद जाऊंगी। आपको, आपका माइक ऐसा तो है नहीं कि आपको जो सुनने वाले थे वो 200-300 मीटर दूर बैठे हुए थे, रैली तो है नहीं, आप बिना माइक के भी बात कह सकती थी। हर एक नेता की आवाज बड़ी बुलंद होती है, रैली में जब वो जाते हैं तो बड़ी बुलंद आवाज में बात करते हैं। आपको ऐसा तो है नहीं कि सिक्योरिटी बुला के आपको बाहर कर दिया जाता, आप मुख्यमंत्री हैं,
एक डेकोरम है, आपकी बात सुननी पड़ती। अगर कोई माइक बंद भी कर रहा है तो आप कम से कम, जिस तरीके से विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में देखा जाता है कि आप अपनी बात कहते हैं, शोर शराबा होता तो भी आप बात कहते हैं, तो आप उस उस मीटिंग को छोड़कर बाहर क्यों आई? आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। भले ही आपके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको बोलना था उसमें आपको बोलना चाहिए था। और जब आप बोलती तो आपकी बात को, उनकी मजबूरी होती कि उनको सुनना पड़ता, नोट करना पड़ता और एजेंडे में शामिल करना पड़ता। उस जो मीटिंग का मिनट बनता है, क्या क्या हुआ आज, किसने किसने क्या बोला, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में जाती हैं। आप 5 मिनट बाद आपको टोक दिया गया तो आप गुस्से में तमतमाती हुई बाहर आ गई। इससे हासिल क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की जनता को क्या हासिल हुआ इससे? आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं गई। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज हो सकता मिले, हो सकता है कि आपने जो विरोध दर्ज कराया इससे आपका कद थोड़ा बढ़े, आपको थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिले, लेकिन जनता को क्या मिला? नेताओं के ईगो में जनता पिसती है। जनता के पैसे से आप दिल्ली आई, जनता के पैसे से ये मीटिंग हो रही थी, जनता के पैसे से सारे मुख्यमंत्री आए और सारे मुख्यमंत्री यहाँ रुके, खर्चा हुआ। आप लोग अगर जनता की बात को, अपना ईगो साइड में रख के जनता की बात को अगर वहां रखेंगे, कोई भी हो, चाहे वो माइक बंद करने वाले लोग हों, चाहे माइक जिसका बंद किया गया, दोनों तरफ से, अगर आप वाकई चाहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बने, और अगर आपको जनता की फिक्र है, जनता की कम्युनिटीज की फिक्र है, जनता की बेसिक सुविधाओं की फिक्र है, तो आपको बात कहनी चाहिए थी। वेल रिसर्च्ड बात होनी चाहिए थी। अपनी बात को बड़े बखूबी बेबाक तरीके से कहना चाहिए। क्यों नहीं कहेंगे आप? ये फोरम ही कहने के लिए, ये फोरम ही बना है कहने के लिए। तो इस तरीके से आप हर जगह नाक का सवाल करके आप बिल्कुल तमतमाती हुई बाहर आ जाना कि मीटिंग में आपकी, अगर आपको बोलने का मौका नहीं देना होता तो आपका जो नंबर था अल्फाबेटिकली काफी पीछे था, लंच के बाद था। आपकी रिक्वेस्ट को उन्होंने क्यों स्वीकार किया? आपने रिक्वेस्ट प्लेस की कि हमें पहले बोलने दिया जाए, तो उन्होंने पहले बोलने का मौका दिया आपको, लंच से पहले। तो आप एक तरह से आप पब्लिक में आके इस तरीके से बयान आप कर रही हैं कि आपको बोलने नहीं दिया गया, आपका माइक बंद कर दिया गया, ये बंगाल का अपमान है, आपका अपमान है। कैसे अपमान हो सकता है? आपको अगर माइक, तो आप माइक अगर बंद किया जा रहा तो आपको बड़ी निडरता के साथ, बेबाकी के साथ, जो आपकी पहचान है, आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कि माइक खबरदार क्यों बंद कर रहे हैं आप? मुझे बोलना है, मेरा टर्म है, मैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरी समस्याएं हैं मेरे स्टेट की, मैं रखूंगी। और जो आप जिस लिए एजेंडे के लिए जो आई हैं, इस एजेंडे में पश्चिम बंगाल को क्या क्या चाहिए, पश्चिम बंगाल में क्या क्या दुरुस्त करने की जरूरत है, आने वाले 25-30 सालों में हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से, ये पॉपुलेशन हमारी गरीबी रेखा के नीचे इतनी है, गरीबी रेखा के ऊपर इतनी पॉपुलेशन है, ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ये हमारे पास तमाम चीजें। और एक आरोप जैसा कि पार्लियामेंट में लगाया अभिषेक बनर्जी ने, कि टीएमसी के ही नेता हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, कि 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और कई और योजनाओं के लिए जो धन नहीं मिल रहा, मनरेगा के लिए, कैटेगरिकली उन्होंने कहा मनरेगा के लिए और आवास योजना के लिए धन केंद्र सरकार से 3 साल में 10 पैसे भी नहीं मिले। आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि आप बात एक तरफ कर रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, उसके लिए एजेंडा ये है, उसके लिए पानी की व्यवस्था ऐसी होगी, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी होगी। तो भाई ये जो 3 साल से हमें आप पैसा नहीं दे रहे हैं, ये कौन देगा? ये तो हमारा हिस्सा है, ये तो हमारा लीगल राइट है। आपने क्यों रोक रखा है? सबके सामने आप ये खुलासा करते, बात करते, तो कम से कम वो रिकॉर्ड में तो जाती बात। आपने वो मौका गंवा दिया और आपने मीडिया के सामने आ करके इस तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और इसलिए आप छोड़ के आ गए। अगर नहीं जाना था तो इंडिया ब्लॉक के साथ इंटैक्ट रहते, एक मैसेज जाता कि इंडिया ब्लॉक से कोई नहीं गया।
बल्कि आप तो ये श्रेय भी लेना चाह रही थी कि विपक्ष की तरफ से आप अकेली आई हैं तो आपको ज्यादा मौका दिया जाए। कोई आप विपक्ष की नेता तो है नहीं जो आप अकेली आई हैं तो आपको मौका ज्यादा दिया जाए। ये कोई उसमें क्राइटेरिया भी नहीं है। क्राइटेरिया अगर ये हो सकता है कि आप कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसा स्टेट है, कितना डेवलप्ड है नहीं है, उसके आधार पे आपको ज्यादा समय मिलना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। विपक्ष अगर बायकॉट कर रहा है कि यूनिटी के साथ हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो भी रिकॉर्ड में जाता है कि इस तरीके की बैठक हुई और उसमें विपक्ष ने एक आरोप लगाते हुए कि बजट में भेदभाव किया के साथ, इसलिए वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जब भेदभाव जग जाहिर है बजट में तो वहां जाकर के क्या करेंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। और भी आप इंडिया ब्लॉक के जो डिसाइडेड था कि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं गए, फिर भी आप गई। इसका मतलब आप कुछ अलग पॉलिटिक्स करना चाह रही थी और आपने वो पॉलिटिक्स की, और इसकी वजह से बंगाल के लोगों को सफर करना पड़ेगा निश्चित तौर पे। या फिर आपको अगर नहीं जाना था तो आप ना जाती, जाई गई थी तो आपको बात अपनी पूरी कह के आनी चाहिए थी, और बाद में आके फिर आप 15 मिनट बोल के फिर आप आ जाती बाइकआउट करके कि मैं 15 मिनट बोल के आई हूँ, मैं अपनी बात कह के आई हूँ और ये बात मैंने कही है, तो बात बनती। लेकिन इस तरीके से आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ पॉलिटिकल एक फायदा हो सकता है। आप पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, नेताओं का काम है पॉलिटिक्स करना, लेकिन जनता का ख्याल रखते हुए करना चाहिए। ईगो में या अपने जिस तरीके से आप माहौल चाह रहे हैं उस तरीके का माहौल नहीं है इसलिए आप बायकॉट कर देंगे, ये ठीक नहीं है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आपने न्यूज शॉट को देखा और आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आम जनमानस की आपकी बात, लोकतंत्र की बात, डेमोक्रेसी की बात, संविधान की बात इस चैनल पे की जाती है। आम जन की जो सरोकार हैं वो मुद्दे में उठाता हूँ। तो आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये बात तमाम लोगों तक पहुंचे, दूर तलक जाए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।